जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से सेकंड पेपर से और जो प्रूविंग कर रहे हैं उत्तल गोली पृष्ठ में अपवर्तन के सूत्र n/v-1/u = n-1/r। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है ये, आपके बोर्ड पेपर में लगभग मैं कह सकता हूँ हर साल आती। या तो आपसे ये उत्तल को करने से कहेगा या तो अवतल से करने को कहेगा। अवतल से मैंने आपको इस प्रूविंग को पहले ही करा दिया है। आज हम लोग इस प्रूविंग को करेंगे उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास उसने कहा है कि गोली उत्तल पृष्ठ, तो आपको सबसे पहले गोली उत्तल पृष्ठ बना लेना है। ये मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग गोली उत्तल एक पृष्ठ बना लिए हैं। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक हम लोगों ने वस्तु रख दी। अब वस्तु मान लीजिए एक प्रकार से बल्ब जल रहा है, तो बल्ब से प्रकाश किरण इस तरह जाएगी। अब क्या होगा कि वो प्रकाश की किरण मान लेते हैं इधर का जो मीडियम है वो विरल है और इधर का जो माध्यम है वो सघन है, डेंसर रे जैसे आप लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा और अभिलंब हमेशा केंद्र से उसके सेंटर से खींचा जाएगा और इसका सेंटर इधर ही होगा। अगर आप सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करें तो सर्किल जब ड्रॉ करोगे तो उसका सेंटर इधर थोड़ा आएगा, इस तरफ ही आएगा, यानी कि जहाँ पर सेंटर होगा उसी को कहते हैं सेंटर, है ना, इसकी वक्रता केंद्र। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब नॉर्मल खींच देंगे। अब जैसे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा कि अभिलंब से वो पास आ जाएगी, अभिलंब के पास आएगी, क्योंकि वो विरल से सघन जा रही। तो ऐसे सीधे जाती, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये विरल से सघन जा रही तो अभिलंब के पास आ जाएगी। ये इस तरह जाएगी प्रकाश की किरण। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है तो वो क्या महसूस करेगा, उसके अगर वो थॉट्स अगर विचारे तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण यहाँ से उसको नहीं समझ में आएगी कि यहाँ से आ रही। वो क्या सोचेगा कि ये प्रकाश की किरण पीछे से कहीं से आ रही। तो अगर सेंस के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया, यानी ये फाइनल इमेज है। फाइनल ये वस्तु जहाँ रखी थी, ऑब्जेक्ट था, उस पॉइंट को हम लोग ए मान रहे हैं। जहाँ पे इमेज बनी है उस पॉइंट को हम लोग बी मान रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, उसका सेंटर, वक्रता केंद्र। अब ये वस्तु रखी, ऑब्जेक्ट रखा है और ये ध्रुव है। ध्रुव से हम लोग वस्तु की दूरी को हमेशा कहेंगे यू से डिनोट करेंगे और जहाँ इमेज बनी है उसकी पोल से यानी ध्रुव से दूरी को हम लोग वी कहेंगे और पोल्स यानी कि वक्रता ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, रेडियस कहलाती है, उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने फिगर बना लिया। इसके बाद आपको याद हो अगर मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपने अपवर्तन पढ़ा होगा हाई स्कूल में या इंटर में, तो अपवर्तन में क्या पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है नॉर्मल के साथ उसके बने हुए कोण को हम लोग कहते हैं आई। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण ये ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु से ऐसे चल रही है नॉर्मल ये, तो ये जो पूरा एंगल है, पूरा जो एंगल है वो है आई। ध्यान से देखते जाइए, बस इसमें फिगर का ही पूरा गेम है। इसके बाद जो प्रकाश की किरण जाती है अभिलंब के साथ उसके बने हुए कोण, अभिलंब के साथ उसके बने कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण ये जा रही है नॉर्मल ये, तो ये जो एंगल है मेरे प्यारे दोस्तों है ये आर है। अगर आप इन लाइनों को पीछे बढ़ाएं, देखें एक ये लाइन ऐसे गई है सीधे और ये आर। अगर आप देखें तो हम लोग कह सकते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा होती है शीर्षाभिमुख कोण से, तो इतना जो एंगल है इस लाइन को छोड़ के जहाँ डॉटेड लाइन गई है वहाँ से इसके ऊपर से जो लाइन मैंने बनाई है, इतना जो एंगल है वो क्या है आर। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 ही होगा। तो ऐसी दो लाइनें आप देखो, तो ये लाइन एक ऐसे आई है और ये लाइन ऐसे गई, तो ये एंगल जो बीच का आर है तो ये भी एंगल बीच का आर ही होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है सबको। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रूविंग को। प्रूविंग मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको पिछले जब ये प्रूविंग पढ़ाया था अवतल गोली पृष्ठ में, तो वहाँ पर भी बताया था कि प्रूविंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखें। स्नेल का नियम है कि n1 sin I = n2 sin R। आप क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम आपने इस तरह नहीं पढ़ा है, आपने ऐसे पढ़ा है कि sin I/sin R बराबर होता है n। ठीक है, इस तरह आपने पढ़ा है। इसका मॉडिफाइड रूप अगर आप देखें तो यही है, बिल्कुल जो स्नेल का नियम है वो यही लिखा होता है
ठीक है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है इसको समझो। एंगल ये आई कहाँ पर बना था, किस मीडियम में है, मान लेते हैं जो ये विरल माध्यम है उसका n1 अपवर्तनांक है और इसका जो अपवर्तनांक है वो n2 है, ठीक है। तो I किस माध्यम में कोण बन रहा है, n1 में, तो उसी में आ जाएगा n1, I के साथ आ जाएगा n1। R किस माध्यम में बन रहा है, R किस माध्यम में, n2 में है, क्योंकि ये जो R है ये हम लोगों ने परिभाषा से मैथ के रीजन से ऐसा किया है, लेकिन R रियल में तो इधर ही बना है। तो R किस मीडियम में बन रहा है, n2 माध्यम में बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने n2 के साथ जो R था उसी में क्या आया, n2 आया। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो n होता है वो है n2/n1 ही को n कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। लेकिन जो ये आप देख रहे हो जो लेंस होता है ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला होने के कारण ऐसा क्या होता है कि इसमें जो आप एंगल देख रहे हो ये आपको बहुत ज़्यादा आपस में पास दिखाई देंगे। जब बहुत ज़्यादा आपस में पास होंगे तो एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, और एंगल जब भी छोटा हो जाएगा तो वहाँ पर आप लिखोगे छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए देखते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। छोटे कोण के लिए क्या होगा कि n1 साइन हट जाएगा, I बराबर n2r, ये आ जाएगा, साइन वहाँ पे हटा दिया जाता है, साइन कॉस टेन जितने भी लिखे हैं वो सब हट जाते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे u v और r की एंट्री करानी है, लेकिन अभी तक इस सवाल में कहीं पर भी u v r की एंट्री नहीं हुई, तो हम लोग अब u v r लाएंगे। कैसे लाएंगे ज़रा ध्यान से देखिए। आप मान लेते हैं इस पॉइंट को m, ठीक है। अगर आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रायंगल AMC में इसको आप कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया जब मैं आपको ये प्रूविंग पढ़ा रहा था। मान लेते हैं ये कोण A है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये कोण C। तो आप एक जानते हैं त्रिभुज के बहिष्ठ कोण की एक डेफिनेशन होती है, जैसे मान लीजिए कोण D, तो इसको हम लोग कहेंगे जो D एंगल है ये त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। बहिष्ठ कोण क्योंकि त्रिभुज के ये बाहर बन रहा है, जो त्रिभुज के बाहर बनेगा उसको हम लोग कहेंगे बहिष्ठ कोण। और त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अंता कोणों के योग के बराबर, अंता मतलब जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। अब उस कोण को छोड़ देना है जिससे बहिष्ठ कोण लग के बनता है। जैसे यहाँ पर बहिष्ठ कोण किस कोण से बना है, C को, तो C को आप छोड़ देंगे तो D किसके बराबर होगा, A प्लस B के। D किसके बराबर होगा, A प्लस B के, यानी कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अंता कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं आपसे ये कहता कि बहिष्ठ कोण मान लीजिए ये E है, तो यहाँ पर जो E बराबर होता, जो E होता वो होता A प्लस C के, जो E है वो बराबर होता A प्लस C के। चलिए सभी लोग अच्छा कमेंट करके बताएंगे। अगर मान लीजिए एंगल में F कहूँ, ये एंगल में अगर मैं F कहूँ तो ये किसके बराबर होगा, F किसके बराबर होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि F किसके बराबर होगा, F वाला एंगल किसके बराबर होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि F वाला एंगल त्रिभुज में किसके बराबर होगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। F वाला एंगल मेरे प्यारे दोस्तों B और C के बराबर होगा, क्योंकि आप यहाँ बनना है तो A को छोड़ देना, B और C ले लो, E बनना है तो B को छोड़ दो, A और C ले लो, ठीक है। तो इतना आ गया सबको। अब अगर आप ध्यान से देखें AMC में बिल्कुल यही चीज़ हो रही है। त्रिभुज आपको पहचानना है AMC, तो आप देखो AMC ये लिखा हुआ है। अब इसमें देखो बहिष्ठ कोण कौन है, क्योंकि ये जो लाइन है इसी से कोण, तो ये कौन बन रहा है I, तो यहाँ पे I बहिष्ठ कोण है। और अंदर का कोण मान लेते हैं, ये जो एंगल है अल्फा, इस एंगल को मान लो बीटा और इस एंगल को मान लो गामा, ठीक है। जहाँ से वस्तु रखी उसके कोण को अल्फा, प्रतिबिंब जहाँ इमेज बना उसको बीटा, और वक्रता केंद्र से बने हुए कोण को हम लोग क्या कहेंगे, गामा, ठीक है। तो यहाँ पे I किसके बराबर हो रहा है, अल्फा प्लस गामा के, इक्वेशन बन गई। और अगर R हम लोग लें तो कौन सा त्रिभुज लोगे, BMC, त्रिभुज BMC में, BMC में क्या होगा आप देखो, तो ये डॉटेड लाइन से R यहीं तक बना था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R बराबर है बीटा प्लस गामा के। R जो है वो बीटा प्लस गामा के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज हम लोग बड़ा ले रहे हैं, BMC ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। आप I और R की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या रखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, N1, समीकरण फर्स्ट से क्या हो गया, N1 I की वैल्यू को रखोगे अल्फा प्लस गामा बराबर N2, R की वैल्यू रखोगे बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, साइंस को कम सोचना है, मैथ ज़्यादा लगानी है।
अब आप मैथ के अगर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से सोचिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप सबसे पहले मल्टीप्लाई सोचोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। आ रहा है सबको समझ में यहाँ तक? बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि गामा वाले सब एक साइड कर लेंगे, इसको उठा के इधर करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कि n1 अल्फ़ा ये इधर आया, n2 बीटा को इधर कर लीजिए। मैंने आपको बताया मैथ के सेंस से आप इसको सोचें तो गामा वाली एक साइड कर रहे हैं हम लोग, इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, n2 गामा माइनस n1 गामा। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अगर ध्यान से देखें आप तो कॉमन है गामा, तो क्या आएगा n2 माइनस n1। यहाँ तक आ गए। अब इसके आगे इसका सलूशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप अपनी प्रूविंग पे वापस आएंगे और क्या रिजल्ट आना है इसको ध्यान से देखें। UVR, लेकिन अभी भी इस सवाल में कहीं पर UVR नहीं आ रहा है, UVR नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो हम लोगों को नहीं मिलाने इसमें। जैसे आप देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा आ रहा है जो कि हम लोगों को रिजल्ट में नहीं लाना है, यानी हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा को यहाँ से हटाएंगे और UVR लाने का प्रयास करेंगे। अब वो कैसे आएंगे जरा ध्यान से देखें। हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को चलिए यहाँ पे मैं M कह रहा हूँ पॉइंट को, यहाँ से हम लोगों ने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर मान लेते हैं n, क्योंकि ये मैंने आपको बताया अभी जो लेंस होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है और छोटे होने के कारण क्या होगा, ये बिल्कुल उसी के ऊपर आएगा पॉइंट n। तो आप इसको बिल्कुल भी दूर ना समझें, इसी पॉइंट पर है ये। अब इसके बाद आप ट्रायंगल लें, त्रिभुज CNM में आप लोग यहाँ से हम लोग हटाएंगे 10 गामा लिखेंगे, और 10 क्या होता है, लंब बटे, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ आप ध्यान से देखें, लंब बटे आधार। 10 होता है लंब बटे आधार, 10 होता है लंब बटे आधार। तो 10 गामा बराबर लंब मेरे प्यारे दोस्तों लिखा है MN। आप कुछ मान भी सकते हैं या सीधे MN लिख सकते हैं, आप चाहो तो D या लैम्डा कुछ मान सकते हो, MN को बार बार से लिखने से बेहतर। MN आधार क्या मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या है R, ठीक है। क्योंकि ये पोल जो है ध्रुव है, इसको आप मूल बिंदु समझिए। मूल बिंदु की राइट हैंड साइड की तरफ दूरियां प्लस में होंगी और लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां कैसी होंगी, माइनस में होंगी। इसलिए यहाँ पे आप देख लो प्लस का R मैंने लिखा है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, ओरिजिन के उस तरफ है, तो यहाँ पे प्लस का R लिखा जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं इस पॉइंट को। CNM में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, 10 गामा लिखा। 10 का फॉर्मूला आप जानते हो, लंब बटे आधार। अभी मैंने यहाँ से क्यों ऐसा किया, इसका रीज़न आपको समझ में आएगा, जब इस 1-2 लाइन करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो सर, ठीक है। देखिए, क्योंकि आपके लिए सोचना काफ़ी कठिन है इस तरह कि आप डायरेक्ट CM में 10 अल्फा लगाओ तो साइन गामा क्यों नहीं लगाया, कॉस गामा क्यों नहीं लगाया, कॉट गामा, क्योंकि आप क्वेश्चन करिए, ये मत सोचिए कि चीज़ें ऐसी होती तो होती हैं। क्यों ऐसा होता है इसका रीज़न बताते हैं अभी। लंब बटे आधार, लंब मैंने देखा कि MN लिखा है, आधार क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है R, जो कि आप पहले CN लिख सकते थे, तो CN क्योंकि R ही है यहाँ पे लिख दिया। अब R प्लस का मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ओरिजिन के उस साइड, ओरिजिन यहाँ पे कहाँ पे, जो ध्रुव है उसको आप ओरिजिन समझे हमेशा, तो ये R आ गया। अब आपको मैंने अभी बताया कि एंगल यहाँ से जैसे मैंने साइन को हटा दिया था, क्यों हटाया था, क्योंकि एंगल मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होने के कारण। यहाँ से आप क्या कहोगे, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप 10 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, गामा बराबर MN/R, MN/R। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप त्रिभुज, अब देखिए यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से MN आया और R आ गया, MN सभी में आएगा, देखिएगा कैसे। अभी त्रिभुज AMC में, AMC में फिर से आप 10 लगाइए, और इस बार एंगल कौन बन रहा है, अच्छा यहाँ पे C नहीं होगा, AMN, क्योंकि जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा तब तक आप लंबा आधार लगा ही नहीं सकते। तो AMC में प्यारे दोस्तों ये 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 के सामने एक भुजा होती है कर्ण, तो ये तो हो गया कर्ण, थीटा के सामने लंब, लंब क्या है MN, 10 बीटा, एंगल क्या बन रहा है इस बार, अल्फा, अल्फा एंगल बन रहा है, तो 10 अल्फा बराबर लंब क्या है MN, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस बार ये दूरी क्या रखी जाए। 10 AMN त्रिभुज में देखो, AMN त्रिभुज में लंब आप देख रहे हो MN है, आधार क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए यहाँ पे, आधार में क्या लिखा जाए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आधार में नीचे में MN में क्या लिखूँ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या लिखा जाए, सभी लोग बताओ, दिमाग लगाओ। यहाँ पे AMN त्रिभुज लिया है, लंब तो ये हो गया, आधार क्या आएगा,
जो भी बच्चे आज नए बच्चे जुड़े हैं, आपको यकीनन एक बार और इस वीडियो को देखिएगा। एक वीडियो मैंने और इसकी पढ़ाई है, आप अवतल दर्पण अवतल लेंस में, वो भी आप करिएगा, है ना, अवतल गोली पृष्ठ में। हाँ, बहुत बढ़िया, मेरे से मन लगा पढ़ो सब। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से आप देखें आधार मेरे प्यारे दोस्तों यू है, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ा यहाँ पे यू नहीं लिखा, माइनस ही नहीं किया, क्योंकि आप देखिए ओरिजिन की इस साइड है तो हम लोग माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप माइनस ऊपर भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे अल्फा बराबर लिख देंगे हम लोग माइनस का mn/u। अब 10 कहाँ गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था काफ़ी छोटे एंगल होने के कारण यहाँ से हम लोग 10 sin cos जितने भी आएंगे सबको हटा दें, बस एंगल जो है उसी को लिख देना, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, त्रिभुज लेना है। देखो अल्फा की वैल्यू आ गई है, गामा की वैल्यू बीटा, बीटा आने के लिए आप देखो BMN त्रिभुज BMN में, BNM में 10 बीटा, क्योंकि एंगल इस बार बन रहा है बीटा, 10 होता है लंब, लंब का मतलब MN, और आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है माइनस का V, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का MN/V। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा बीटा वैल्यू की, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन में रखने वाले हैं। यहाँ से फिगर मिटा देते हैं, और इस सवाल में मैं आपको बता दूं फिर से कि प्रूविंग जब आप ये कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर। अगर आपने फिगर सही बनाया तो यकीनन आप प्रूविंग को कर लेंगे। अब आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन इसको मान लेते हैं सेकंड, तो समीकरण सेकंड से क्या आ जाएगा, N2 अल्फा की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आई है माइनस में MN/u, माइनस का साइन N2, और बीटा की वैल्यू आई है माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा MN/v बराबर गामा की वैल्यू आई है, गामा की वैल्यू है MN/r, और अंदर लिखा हुआ है N2 - N1। फिर से एक बात ध्यान से देखें, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो यहाँ से आई थी उसको पुट किया गया, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे रख दिया गया है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से mn कॉमन है, जैसे आप mn कॉमन करोगे माइनस का N2/u प्लस का यहाँ पे N2 यहाँ पे लिखा है, ये N1 लिखा था, मिस्टेक, यहाँ पे आप N1 करें, देखिए अल्फा के सामने अल्फा के साथ N1 है तो यहाँ पे N1 करें, तो यहाँ पे N1 आ जाएगा। तो ये क्या लिखा है, N2/v बराबर MN/r, और ये लिखा है N2 - N1। MN से MN कैंसिल हो जाएगा, आप प्लस वाले को पहले लिख लें, तो N2/v माइनस का N1/u बराबर 1/r N2 - N1, 1/r N2 - N1। लेकिन अभी भी मेरे प्यारे दोस्तों ये रिजल्ट नहीं आया है। आप देखो यहाँ पे n लाना है, और अभी मैंने आपको प्रूविंग स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि जो N2/N1 होता है उसी को कहा जाता है n। तो हम लोग क्या करेंगे, N1 से भाग दे देंगे, क्योंकि जब तक N2 के बट्टे में N1 नहीं आएगा तब तक आप n नहीं लिख सकते उसको, तो N1 से भाग करने पर, ठीक है। तो N1 से आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, N1 से भाग करने पर या डिवाइड करने पर वही बात है, तो N2/N1 ये क्या लिखा है v, माइनस N1/N1 ये लिखा है u, और 1/r N2 - N1/N1, ठीक है। और N2/N1 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/v लिख दो, और इसको N2/N1 लिख दो, N1 से N1 कैंसिल, 1/u, आप सबके डिवाइड में इसको अलग करो, तो N2/N1 माइनस का N1/N1, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया था जहाँ चूँकि N2/N1 को मेरे प्यारे दोस्तों n कहा जाता है, ये n ही होता है। अब यहाँ से आप n रखोगे तो 1/v, और ये क्या बन गया n, तो मैंने n लिख दिया, माइनस का 1/u बराबर 1/r, और ये क्या है n - 1,
1 क्योंकि N1 से N1 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, और N2/N1 की जगह क्या लिख दिया गया है, N लिख दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये प्रूविंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस प्रूविंग का मेरे प्यारे दोस्तों जो बेस है वो है इसका पूरा फिगर। अगर आपको फिगर अच्छी तरह से आता है तो यकीनन आप प्रूविंग को लगा ले जाएंगे। एक बार मैं फिर से आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर फिर से बता दिया जाए। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। एक बार मैं फिर से इसका फिगर आपको बता दूँ, क्योंकि फिगर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रूविंग एक बार आप फिर से लगाने का प्रयास करें, अपने मन से लगाइएगा। स्क्रीनशॉट आपने लिए। सबसे पहले प्रूविंग स्नेल के नियम से स्टार्ट की गई। आपको मैं पूरा एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। प्रूविंग जो है स्नेल के नियम से स्टार्ट की गई। वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, साइंस और साइन में ये दोनों साइन जो थे उनको हटाया गया है। रीजन इसका आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल होने के कारण साइन को हटा दिया जाता है। जैसे साइन को हटाया गया N1, यहाँ से क्या बचेगा I, साइन को हटाने पर क्या बचेगा R। अब रिजल्ट से क्या किया गया, यहाँ पे I और R की वैल्यू को निकाला गया, जो कि हम लोगों ने फिगर से निकाला था। अब ये कैसे आई थी, त्रिभुज का बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। उस नियम से हम लोगों ने यहाँ पे I और R की वैल्यू निकाली। जैसे I और R की वैल्यू आ गई, उस I और R की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा गया। जैसे रखा गया इसको थोड़ा सोल्यूशन किया गया है। N1 और N2 का अंदर मल्टीप्लाई कराया था। ध्यान से सुनते रहो सब लोग। N2 और N1 का अंदर मल्टीप्लाई किया गया। जैसे मल्टीप्लाई किया, गामा वाले को सब एक साथ कर दिए थे। ये गामा और ये गामा उधर ले गए थे। जैसे उधर किया हम लोगों ने, फिर से गामा कॉमन किया था। फिर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को हम लोगों ने ट्रायंगल से की हेल्प से निकाला था। एक बार ट्रायंगल लिया, 90 का पहले हम लोगों ने एक बार लंब डाला था। लंब डालोगे तभी तो वहाँ पे लंब और आधार पता चलेगा, क्योंकि जब तक 90 का एंगल नहीं बनता तब तक आप ये नहीं बता सकते कि त्रिभुज में कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, क्योंकि 90 के सामने की भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। तो एक बार मैं आपके लिए फिगर फिर से बता रहा हूँ। प्रूविंग आप एक बार अच्छे से फिर से लगाएंगे। कोशिश सभी लोग आज करेंगे एक बार, है ना, घर पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अवतल और उत्तल दोनों से आ सकती है। आप हमेशा इसकी प्रिपरेशन याद रखें। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको अवतल वाली वीडियो इसकी ज़रूर मिल जाएगी। फिर से एक बार समझते हैं इसका फिगर। यह अवतल गोली पृष्ठ है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोगों ने यहाँ पर वस्तु रख दी। वस्तु मतलब एक बल्ब रखा है, मान लीजिए। जहाँ वस्तु रखी उसके पॉइंट को हम लोगों ने A माना। और वस्तु जहाँ से चली है वहाँ से ये ऐसे हम लोगों ने एरो बनाया। अब क्योंकि ये विरल माध्यम मैंने इधर, क्योंकि एयर है या कुछ भी मान लीजिए विरल है, उसके माध्यम को हम लोगों ने N1 कहा था। जैसे N1 कहा है, इसके बाद क्योंकि विरल और ये मान लेते क्योंकि कांच है इधर, ये सघन होगा, और उस मीडियम को हम लोगों ने माध्यम को N2 कहा है। अब यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसको परपेंडिकुलर कहाँ डालेंगे, हमेशा उसके सेंटर से, सेंटर इधर ही होगा, क्योंकि आप सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो इसका सेंटर इधर ही आएगा, बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला। और जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण विरल से सघन जाएगी। तो वैसे तो ये सीधे जाती अगर मीडियम चेंज ना होता। कैसे जाती, बिल्कुल ये सीधे इस तरह चली जाती। लेकिन क्या होगा कि अब ये अभिलंब के पास आएगी, क्योंकि विरल से जब भी प्रकाश किरण सघन जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। तो ये थोड़ा सा अपने पास इस तरह आएगी, ठीक है। अब इस किरण को अगर आप यहाँ पे मान लीजिए इस तरफ का आप पोर्शन नहीं देख पा रहे हैं और आपको केवल ये दिखाई दे रहा कि प्रकाश किरण इधर से आ रही है, तो आप अपने दिमाग में ये स्ट्रेटजी बनाते कि कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है और यहाँ से नहीं आ रही। इसको आप अपने माइंड में इस तरह बनाते हैं कि ये आ रही प्रकाश की किरण इस पॉइंट से आ रही। तो इस पॉइंट को, यानी कि यहाँ से आप देखो इसका रियल इमेज यहाँ पे बन रहा है। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे P और ये क्या है C। इसके बाद यहाँ से हम लोग इस एंगल को माने हैं अल्फा, जहाँ ये बना है प्रतिबिंब बीटा, और इसको माने हैं गामा। वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी को ध्रुव से कहा गया है U, दूरी को डिनोट किया गया है U से। प्रतिबिंब यहाँ बना है, प्रतिबिंब की दूरी को ध्रुव से हम लोगों ने V से डिनोट किया है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी को R कहा गया है। इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये इसको पॉइंट को N कहा गया है और ये पॉइंट M था। अब इसके बाद I और R कैसे लिखा था, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जा रही है, जहाँ पे आप देख लो डार्क है बिल्कुल, और ये अभिलंब है तो नॉर्मल, और पूरा डार्क के साथ जो एंगल है ये I है। इसके बाद प्रकाश की किरण जहाँ पर गई है और अभिलंब के साथ इस एंगल को R, जहाँ पे डार्क लाइन है वो। इसके बाद ये R है, तो आप कह सकते हो ये डार्क वाली ऊपर वाली डार्क और ये डॉटेड लाइन के तक का जो कोण है ये R है।
ठीक है, किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से ऐसा हुआ है। इसके बाद आपने प्रूविंग स्टार्ट की थी, स्नेल का नियम लगाया और सारी चीज़ों को आप करते गए। एक बार आप इसका फिगर जरूर अच्छे से बनाएंगे, स्क्रीनशॉट अभी ले लेना और इस प्रूविंग को आप अपने एक बार कॉपी में जरूर अपने मन से लगाएंगे। जहाँ पे गलती हो आप स्क्रीनशॉट जो लिए उससे आप देखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में उस दिक्कतों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट।